द थिंग इज, ये जो आपने कहा ना कि हम वॉच करते थे, कि देखते थे कि कैसे बोलते हैं, एक्शन कैसे लेते हैं, रुकते कहाँ हैं, यही एक फर्क है। दो तरह से बातें हो सकती हैं। एक तो हम डिसाइड कर लें कि यार हम थोड़े कम हैं, हम थोड़े लेस हैं, तो हमें इतने में ही रहना है। और दूसरा, हम सोच लें कि अच्छा वो वहां जो है वो क्या है, जरा चल के देखते हैं, जरा ट्राई करके देखते हैं, और वही जो छलांग होती है वो गेम चेंजर होती है। दोस्तों, स्वागत है आपका वी ट्रांसफॉर्म शो में। एक लंबे गैप के बाद हम वापस आ रहे हैं। दिस इज अ शो जहां पे हम मिलते हैं रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर से और जानते हैं उनकी रियल कहानी, और ये समझते हैं कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर कोई ट्रांसफॉर्म हो सकता है और कभी भी सही या गलत टाइम नहीं होता ट्रांसफॉर्म होने का। तो आज हमारे बीच है मिस्टर पीके राजपूत, जो कि कैडिला के वर्टिकल हेड हैं, और इनके साथ पीछे जुड़ा हुआ है 39 ईयर्स का लंबा एक्सपीरियंस। ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं लिंक्डइन में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। आज हम इनसे जानेंगे इनकी कहानी और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर पीके राजपूत का। पीके सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू आलोक साहब, थैंक यू सो मच। वेरी हैप्पी, फील ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो। अच्छा लग रहा है। थैंक यू। इनफैक्ट मैं जब अपनी प्लानिंग और लिस्ट कर रहा था कि मैं वापस कैसे वी ट्रांसफॉर्म को शुरू करूं, तो आपका नाम अपने आप मेरी लिस्ट के प्रायोरिटी में आ गया था, टॉप नंबर पे। कि मुझे ये था कि मुझे प्रमोद सर के साथ शुरुआत करनी है एक, और हिंदी में एपिसोड करना है, क्योंकि मुझे वापस से कनेक्ट करना है अपने ऑडियंस के साथ। और इसके बाद आपकी कहानी के साथ एक नया सिलसिला शुरू होगा। इस बार मैं बता दूं दोस्तों, इस बार जो हम शो करेंगे, ये शो वीडियो में तो आएगा ही आएगा, ये पॉडकास्ट में भी आएगा, जो कि सिर्फ ऑडियो ओनली होगा। तो अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप आराम से अपने कान में हेडफोन लगा के अपना काम करें और हमारी बात सुने। तो पॉडकास्ट पे भी हम सेम शो डालेंगे, सेम ऑडियो प्लेटफॉर्म पे ये भी शो आएगा। सो शुरुआत करते हैं। प्रमोद सर, बहुत कुछ देखा है, सुना है आपके बारे में। द सर्कल ऑफ लेजेंड्स में आपसे कनेक्ट करने का मौका मिला और बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस हमने किए, आसपास हमारे सेशन हुआ करते थे, एक बड़ा अच्छा टाइम बीता। तो उसके बाद मेरे मेरे जहन में था ये कि मुझे आपको अपने सेशन में बुलाना है और आपकी कहानी सुननी है। तो आपसे पूछता हूँ पहला सवाल कि आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आलोक जी। और हर इंसान की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। तो मेरी भी शुरुआत ग्रेजुएशन करने के बाद हुई। बीएससी मैंने गोरखपुर से की, और साथ ही साथ में मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था, एमएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये 1982 की बात करता हूँ मैं। Okay. तो 45 दिन तक मैं उसमें रहा इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मजा नहीं आया। लेकिन मुझे ये मेडिकल प्रोफेशन बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन एगनी ये थी कि मैंने तो जो बायोलॉजी पढ़ी नहीं थी, और मैं तो कम्प्लीटली मैथमेटिक्स साइड का था। तो मैंने कोई बात नहीं, पढ़ाई करेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि धुन थी कि भाई बढ़ना है। और उस टाइम मेडिकल रैप का कोई ज्यादा उसका मान इज्जत वाली नहीं होती थी। कहते कि भाई आदमी बैग लेकर के काम करते हैं। बट मैंने कहा चलो ठीक है, ये कुछ ना कुछ प्रोफेशन तो है। लेकिन एट द सेम टाइम ये था कि वो लोग आकर के डॉक्टर्स को बताते हैं, मेडिसिन के बारे में बताते हैं, काफी अच्छे से बताते हैं, और डॉक्टर बहुत इज्जत देते हैं कि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आया, मेडिसिन के एक्सप्लेनेशन बताया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया। तो वो चीज मैं देखता था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि वेल ड्रेस्ड, वेल कम्युनिकेटेड, और इतना ज्यादा मेडिसिन के बारे में एक ऑलरेडी लर्नेड आदमी से बात करना, उनको समझाना। तो वो सोच करके फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ करके इस प्रोफेशन को मैंने ज्वाइन किया। तो जब शुरुआत हुई तो नेचुरली घर वाले तो खुश नहीं हुए, क्योंकि किस प्रोफेशन में आए हैं आप। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सर आपको रोकूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं जब लोगों से बातें करता हूँ और उनकी कहानियां सुनता हूँ, तो मुझे आम तौर पे ऐसा एक पैटर्न बता रहा हूँ, मैं कोई जज नहीं करता किसी को, कि 8-10 साल काम करने के बाद पहला चेंज लाइफ में बड़ा आता है और वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। सर आपने तो खाता ही ट्रांसफॉर्मेशन से खोल दिया। आप तो निकले थे बीटेक करने, एमएलएनआर निकाला, और आप सीधे के सीधे वहीं पे आपने गुगली मारी और आपका नेक्स्ट निशाना मेडिकल की लाइन की तरफ आ गया। वेरी इंटरेस्टिंग सर, प्लीज आगे बताइए। तो हुआ क्या कि उसके बाद फिर हमने सबसे पहले एक कंपनी ज्वाइन कर ली अपनी, कैडिला, जिसमें आज भी हूं मैं। तो एज ए मेडिकल रेप मैंने ज्वाइन किया। तो 45 डेज की ट्रेनिंग होती थी। तो ट्रेनिंग में अच्छे से पढ़ाई की,
पूरा सब सिस्टम समझा, हार्ट में कितने जो है चैम्बर्स होते हैं, कितनी बोन्स होती हैं, सब अच्छे से पढ़ाई की करके वहां से सेकंड पोजीशन लेकर के आया। उस टाइम 60 लड़कों की ट्रेनिंग होती थी, 45 डेज की ट्रेनिंग। फिर आके काम करना शुरू किया। तो काम करना शुरू किया तो एक साल के बाद ही, जिसको कहते हैं कि वहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग में आप अगर अच्छी सेल्स करते हैं तो आप स्टार परफॉर्मर बनते हैं। Okay. तो उसमें स्टार परफॉर्मर बन गए। एक 1983 में आई वॉज द स्टार परफॉर्मर। सो स्टार परफॉर्मर की क्या होती है कि हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में जो भी स्टार परफॉर्मर होता है उसका बहुत ही इज्जत करते हैं। तो हमें 1983 की बात है, वी हैव बीन कॉल्ड टू अहमदाबाद, बाई ईयर बुलाया गया और 4 स्टार होटल में रखा गया। 5 स्टार तो नहीं होते थे उस टाइम। तो लगा कि यार देखो अभी, एंड एट दैट टाइम 19.5 साल का लड़का था मैं। बाई ईयर ट्रेवल करना, उस जमाने में आना, रिकॉग्नाइज करना, तो वो चीज और एक बूस्टअप किया कि यार क्या बढ़िया प्रोफेशन है, अच्छा काम करेंगे जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कंट्रीब्यूट करो तो रिजल्ट आता है। फिर इंसेंटिव्स बड़े अच्छे थे, तो फिर हमने इंसेंटिव में पहले पापा के स्कूटर से काम करते थे, फिर अपना इंसेंटिव कमा करके हमने मोटरसाइकिल खरीद ली। 1 साल के अंदर ही काम करना शुरू किया और साल भर साल हम फिर सुपरस्टार बनते गए और हर साल अहमदाबाद आते गए। और कम्युनिकेशन में हमने काम करना शुरू किया कि हैज टू बी गुड कम्युनिकेशन। तो हम अपने सीनियर्स को देखते थे कि वो नॉर्मली साउथ से आते हैं, साउथ वालों की तो इंग्लिश बहुत ही अच्छी होती है बिकॉज दैट इज देयर फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन पे हमने काम करना शुरू किया कि सपोज अगर मुझे ऑल ओवर इंडिया में जाना है तो हमें जो है ये चीज अपनी सुधारनी पड़ेगी, राइट। तो तभी से मेरे दिमाग में था, इट वॉज हार्डली 20-21 ईयर्स ऑफ एज। तो वो चीज जो दिमाग में रख करके हम आगे बढ़ते रहे और उनसे सीखते गए। उनके हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर, कैसे बात करते हैं, किस वे में बात करते हैं, कहाँ पे पॉज देते हैं, कहाँ पे नहीं देते हैं, कैसे बात करनी चाहिए, वो सब सीखते गए। बहुत ध्यान से देखते थे कि यार ये जो बंदा आता है तो कैसे है, किस हिसाब से बात करता है। और साल भर साल अपना काम भी करते गए और स्टार बनते गए। फिर मेरे ख्याल से मैं 24 साल का था तो मेरा प्रमोशन हो गया। उस टाइम 24 या 25 साल का था मैं, मेरा प्रमोशन हो गया। तो आई वॉज द मोस्ट यंगेस्ट पर्सन जिसको एरिया मैनेजर बनाया गया। तब तक मेरी मैरिज भी हो गई, अर्ली मैरिज भी कर ली 25 ईयर्स में। तो फिर मैं आगरा गया, आगरा में काम करना शुरू किया। अगेन 1.5 साल के बाद वहां पे भी जो है टॉप 80 एरिया मैनेजर्स थे, तो उसमें से मैं नंबर 3 एरिया मैनेजर में आ गया। तो वहां से भी मुझे बूस्टअप मिला कि चलो ठीक है। तब से मैंने मैन मैनेजमेंट का लेसन शुरू किया। बिकॉज जब तक मैं मेडिकल जॉब था तो खुद करता था, फिर वो मैन मैनेजमेंट शुरुआत हुई कि अगर मुझे काम करना है तो अपनी टीम को भी आगे बढ़ाना है। अगर वो टीम आगे बढ़ जाएगी, अगर वो बढ़ जाएगी तो फिर मैं इंडिस्पेंसिबल नहीं रहूंगा। मैं इंडिस्पेंसिबल नहीं रहूंगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कोई उसका सब्स्टिट्यूट चाहिए। फिर 1992 में फिर मेरा फिर प्रमोशन हुआ और फिर मैं लखनऊ आ गया, पूरा यूपी देखने लगा। तो उस हिसाब से तो ये जो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ पैटर्न में कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंग किड्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं और ये प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं। पर और कोई प्रोफेशन ले लीजिए, एक ही नहीं, आप जिस जगह जाके पहुंचे, कि जाके आप बैठे हैं, वहां तक रीच करना एक अपने आप में जर्नी है और सब शायद ऐसी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते। पर मैं जो ये चीज ढूंढ पा रहा हूँ वो आपके अंदर की एक जिज्ञासा ढूंढ पा रहा हूँ, जो मुझे दिख रही है कि आपने हम तो ये डिसाइड कर सकते हैं ना, मैं भी बनारस से हूँ, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अरे यार वो उधर से आए हैं, दूसरे स्टेट्स के हैं, उनकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, उनको अच्छे से पर्सनालिटी भी डेवलप्ड होगी, हम लोग क्या बोल पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे। और मेरे साथ भी यही सब हुआ है। मेरी भी इंग्लिश और वोकैबुलरी बहुत खराब हुआ करती थी किसी ज़माने में, तो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, कोशिश करता हूँ सीखने की हमेशा। बट द थिंग इज, ये जो आपने कहा ना कि हम वॉच करते थे, कि देखते थे कि कैसे बोलते हैं, एक्शन कैसे लेते हैं, रुकते कहाँ हैं, यही एक फर्क है। 2 तरह से बातें हो सकती हैं। एक तो हम डिसाइड कर लें कि यार हम थोड़े कम हैं, हम थोड़े लेस हैं, तो हमें इतने में ही रहना है। और दूसरा हम सोच लें कि अच्छा वो वहाँ जो है वो क्या है, जरा चल के देखते हैं, जरा ट्राई करके देखते हैं। और वही जो छलांग होती है वो गेम चेंजर होती है। तो जो आपने सर वो छलांग मारी है स्टार्टिंग में, मेरे ख्याल से उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, मैं आपकी इंग्लिश वीडियो सुनता हूँ और मुझे कहीं से नहीं लगता कि कम्युनिकेशन स्किल में जरा सी भी कमी रह गई है। So you have done a great job. थैंक यू सो मच। फिर मैंने सेकंड छलांग जिसको बोलते हैं ना, फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि ऑल इंडिया में जो पोजीशन में जाना है, दैट वाज क्लियर कट
कहीं पे भी। तो मेरे बॉसेस ने बोला कि बैंगलोर में जगह खाली है, इंटायर साउथ देखना, आप जाना चाहेंगे? मैंने एक तुरंत कर दिया यस, विदाउट सोचे हुए। अच्छा। यस, आई एम रेडी टू गो, बिकॉज कोई हर्डल्स नहीं। साउथ में ये भी नहीं मालूम था कि कितने उसमें स्टेट होते हैं, क्या कितनी लैंग्वेजेस होती हैं। स्टेट तो मालूम थे, बट लैंग्वेजेस क्या होती हैं क्या, और वो भी जो है मिड में उसमें। घर पे आके बोले कि भाई देखो प्रमोशन मिल रहा है, और मैंने हाँ कर दी, चलना है, चलो चलते हैं। सब लोग, वाइफ वॉज रेडी, बच्चों को भी पढ़ाई कर रहे थे, फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, चलो चलते हैं। और फिर पहुंच गए वहां पे। फिर जाके समझ में आया कि अरे यार यहाँ तो डिफरेंट लैंग्वेज होती है, खाने का डिफरेंट है, कोई बात नहीं, वहां भी इंसान होते हैं, वहां सीखने को मिलेगा। तो वहां से फिर हमने जो है साउथ की जो है सब सीखना शुरू किया, क्योंकि ये तो क्लियर था अगर आपको ऑल इंडिया देखना है तो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। जो नॉर्मली नॉर्थ और ईस्ट तो एक जैसे हो जाता है, वेस्ट एक बराबर का चलता है, साउथ इज वेरी डिफरेंट। साउथ को अगर आपने हैंडल किया तो विल बी एबल टू हैंडल लॉट मेनी थिंग्स। तो फिर मैंने साउथ में पे काम करना शुरू किया। फिर वही अपनी लगन और अपनी टीम बनाना, सबको साथ मिलके काम करना। तो 2 साल में वहां पे भी हम स्टार सुपरस्टार, पूरी टीम सुपरस्टार बन गई। और जब हम लोग का गोवा में सेलिब्रेशन हुआ सबके साथ बढ़िया तरीके से एकदम, और पूरी टीम की टीम जा रही, क्या उत्तेजना और क्या उत्साहिता और क्या लगन और क्या जोश, तो हो मजा आ गया। मतलब ऐसा लगा कि हाँ। और वहां पे जब स्टार का फंक्शन हुआ तो वहां पे अनाउंस कर दिया कि भाई आप बॉम्बे आइए, और बॉम्बे आप एक्सेप्ट ईस्ट पूरा इंडिया देखेंगे। तुरंत यस, नो, नो तो है ही नहीं। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी रेयरली कम्स, अपॉर्चुनिटी एक भी बार नॉक करती है, पकड़ लो उसको अपॉर्चुनिटी को। बिल्कुल बिल्कुल। काम तो सर एक करना ही कोट है। मुझे याद आ रहा है कि कहीं मैंने बहुत बचपन में पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटीज डोंट कम टू दोज हु वेट, दे आर कैप्चर्ड बाय दोज हु डेयर टू अटैक। और सही बात है, नॉक किया तो भाई दरवाजा खोलिए और आगे बढ़िए, इंतजार हाँ, करने की जरूरत नहीं है, क्या पता किसी और के दरवाजे पे चली जाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। तो वो करके हम पहुंच गए, बैंगलोर पहुंच गए, वो भी दिसंबर के महीने में। बच्चों का भी जाकर के एडमिशन के लिए होया, पहुंचे तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड बच्चों का भी एडमिशन अच्छे स्कूल में हो गया। मैंने बताया वाह। तो 1.5 ईयर में अगेन अपॉर्चुनिटी हैज कम। दे सेड कि आपको अहमदाबाद आना है एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर। आ जाते हैं, वो तो मेरा बेसिक वो था, मोटो था। 2001 में मेरा मोटो वही था। तो 19 साल के अंदर, फ्रॉम 1982 से 2001 में 19 साल में अहमदाबाद की जर्नी मैंने ट्रेवल कर ली एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर मैं पहुंच गया एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर। फिर 2005 में एज ए जनरल मैनेजर आया, कैडला हेल्थ केयर से कैडला फार्मा में आया तो जनरल मैनेजर। उसके बाद फिर अपनी जो है काफी डिविजन्स लॉन्च की। फिर ये हुआ कि प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, डिविजन्स लॉन्च करनी है, टीम बनानी है, बढ़ती गई टीम। फिर उसके बाद प्रमोशंस होते गए हर 3 साल में। तो जनरल मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट बना, वाइस प्रेसिडेंट से एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बना, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना, वर्टिकल हेड बना। तो ऐसे करके ये पूरा जो है जर्नी चलती गई चलती गई चलती गई, आगे बढ़ते गए। और 20 साल ऑलमोस्ट हो गए अहमदाबाद में आकर के सेटल डाउन हो गया। वाओ, व्हाट अ इंस्पायरिंग जर्नी। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। और एक और चीज सीखने को मिली मुझे, मैं जो पैटर्न देख रहा था, आपकी स्टोरी सुन रहा था, कि आज के टाइम में, और जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने 2001 में 2002 के आसपास काम करना शुरू किया, और तब से मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी परेशान होके या घबरा के अपनी कंपनी चेंज कर देते हैं। और जो मैं आप में देख रहा हूं कि आपने रोज तो चेंज किए, पर आप कंसिस्टेंटली एक ही ब्रांड के साथ रहे। और ये अपने आप में एक नई चीज है, एक बड़ी नई चीज तो नहीं, सब पहले लोग यही करते थे। आज के समय में सुनने में नहीं मिलता कि कोई एक जगह एक ऑर्गेनाइजेशन में 39 ईयर से काम कर रहे हैं और ही इज हैप्पी इन दैट एनवायरमेंट। तो ये कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करी आपने? कंसिस्टेंसी देखिए ये खुद का होता है, बिकॉज इफ यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग तो आपको आगे जो है दरवाजे खुलते जाएंगे। करेक्ट। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने। आई थिंक छोड़ने का बहुत बड़ा कारण नॉन परफॉर्मेंस भी होता है। जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही है और आपकी टीम आपसे परेशान है या आपका लीडर आपसे परेशान है, तो कहीं ना कहीं वो परेशानी या तो आपको झेलनी पड़ेगी, और जो झेल नहीं पाएंगे उन्हें निकल के कहीं जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से 2 चीज ऐड करूंगा। एक तो कंट्रीब्यूशन, द सेकंड थिंग इज टीम बिल्डिंग। तो अगर आपकी टीम आपने बिल्ड की तो आप अगेन इंडिस्पेंसेबल हो जाते हैं। मीन्स आप यू आर लाइक, आप हट गए, मतलब यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ दैट। आप बोलो भाई मैं हट भी जाऊंगा तो आपका पूरा चलता रहेगा। सो नाउ आई एम फ्री, आई एम एबल टू गिव मी लाइक मी 3 people 4 people who will run the thing। तो कंट्रीब्यूट करो और अपने बराबर का दूसरे को खड़ा करो। तो इसीलिए मेरे आपके वीडियो देखते होंगे, मैं बोलता हूं कि नाउ द एरा ऑफ मैनेजरशिप इज गॉन, नाउ द एरा इज ऑफ टू
create leaders. Leaders create leaders. एंड दैट माइंडसेट कि यार अगर मैंने सब कुछ सिखा दिया तो मेरा क्या होगा इज गॉन. वो गलत है, वो वो gone. यू हैव टू रीच देयर दैट पीपल देन यू विल बी वैल्यूएबल आल्सो. Correct. ऑफ कोर्स देयर वुड बी अनदर काइंड ऑफ वैल्यू कि यार दिस पर्सन इज अ लीडर क्रिएटर, तो उसको अलग पर्सपेक्टिव से लोग देखेंगे. Correct. और कहीं ना कहीं कभी कभी माइंडसेट की वजह से लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते, तो फिर उसी जगह चक्कर काटते रहते हैं जहाँ पे वो हैं. और एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो ये भी आता है कि एक वक्त होता है जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं. जब आप बहुत साल तक खुद मेडिसिन के मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वहां से निकलना, अपने हाथ छोड़ना और टीम को इनेबल करना कि अब तुम करो, मैं बताता हूँ कि कहाँ गलती होगी, कहाँ पे कौन सा मोड़ आएगा जहाँ पे संभलना है, और जाओ और मेरा साया तुम्हारे साथ है. ये जो चीज़ है, ये लीडरशिप की जो क्वालिटी है, ये ले आना बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में. इट इज़ नॉट ईजी टू डेलीगेट, बट इफ़ यू लर्न द आर्ट देन यू लर्न द आर्ट. फिर तो आ गया. That is true. राइट. तो सर ये बताइए आपकी जर्नी में और इतनी सारी जो ट्विस्ट एंड टर्न आपके एक ही ब्रांड के अंदर हुए, उसमें आपका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट क्या था लाइफ का? सबसे, अगर मैं, बहुत सारे होंगे शायद मोमेंट्स, पर सबसे बड़ा अगर मोमेंट पूछूं तो क्या रहा है आपके लिए? ट्रांसफॉर्मिंग मूवमेंट मेरा यही था, शुरू से ही था कि अगर आपको आगे बढ़ना है जी. तो जो शुरू के जो लीडर्स आते थे, वो जो नॉर्मली साउथ से थे, जो आज भी मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो क्या है कि अगर उनको हम इमिटेट करना शुरू करें, राइट, उनके जैसा बिहेव करें, उनके जैसा लर्न करें, राइट, और जितना ज़्यादा आप अपने नॉलेज गेन करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा. कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आपको उस पूरे बारे में अच्छी तरह से मालूम है, आप समझते हैं, तो वो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा अपने में डाली. ठीक है, एंड दैट वाज अ कंप्लीट गियर चेंजर फॉर मी, बिकॉज आई यूज्ड टू सी माय सीनियर्स हु यूज्ड टू कम, दे वर हाईली नॉलेजेबल, हाईली, राइट. तो आज की डेट में उतना नहीं दिखाई देता है, बट हम लोग उस टाइम जब वो पढ़ाते थे, तो उस टाइम की बात मुझे याद है कि हम लोग डॉक्टर्स को जा करके पर्टिकुलर सिस्टम बताते थे, डिस्कस करते थे उनसे. तो दैट वाज द कंप्लीट, यू कैन से, गेम चेंजर फॉर अस. The more you are knowledgeable, the more you will be able to discuss, you will be more confident, you will be more comfortable to talk to your customers. And then आप किसी से जो है, किसी से भी आप घबराएंगे नहीं, रिस्पेक्ट करेंगे, बट आप नॉलेज में 1-to-1 लेवल पे बात कर सकते हैं, बिकॉज you are well prepared about the things. And once you are well prepared, then you can take the thing. So that was the real game changer कि नहीं, उनको देख करके ही मेरा सब चेंज हुआ. You took inspiration and you and I think personally also आप जब आप ये कर रहे होंगे तो आप भी एक इवॉल्व हुए होंगे, एक डेवलपमेंट हुई होगी कि the way you speak also changes. आपके बोलने का तरीका लहजा बदल जाता है जब आप उस लेवल का काम करना शुरू करते हैं. और आई थिंक ये चैलेंज करना और उस जगह जाके वो परफॉर्म करना, इमिटेट करना, लोग कहते हैं अरे उसको क्यों फॉलो करें, ये मॉडलिंग है. और आजकल बड़े से बड़े लोग इसको करते हैं. पीपल मॉडल ईच अदर. जो अगर कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो व्हाई डोंट मॉडल दैट पर्सन. तो ये आपने बहुत ही सही चीज की, और आई थिंक दैट कैन बी द गेम चेंजर, दैट इज द गेम चेंजर इन योर जर्नी. हर्डल्स तो आए, देखिए हर्डल्स तो आए. अगर आप लेकिन हर्डल स्टार्ट काउंटिंग योर हर्डल्स, देन यू विल स्टॉप. स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, इट विल बी, द थिंग्स विल बी ओपन. करेक्ट. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट माइंडसेट, क्योंकि वी आर सो नेचुरली ट्रेन्ड टू काउंट आवर हर्डल्स. जरा किसी से पूछो कि क्या चल रहा है, और अगर आपको अच्छे से जानता होगा तो तुरंत बताएगा कि क्या क्या खराब चल रहा है. पूरी फहरिस्त, पूरी लिस्ट होती है कि ये भी ठीक नहीं हुआ, वो भी ठीक नहीं हुआ, ये हमारे बॉस ने कह दिया, ये हमारी घरवाली ने कह दिया, ये हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते. ना जाने कितनी लंबी एक लिस्ट लेके हम बैठ जाते हैं. पर अगर हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करने लगे, हम उन बातों को काउंट करने लगे जो हमारे लिए सही हुई, या हमने जो एक्शंस लिए जो हमारे लिए सही हुआ, तो कितनी ग्रेटिट्यूड लाइफ में आ जाएगी. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग. और दो चीज और भी अच्छी थी कि एक जो आप बता रहे हैं, बात करें, उसमें मेरी वाइफ ने काफी बहुत साथ दिया, बहुत साथ, आज भी बहुत ज्यादा साथ दिया. और शी वॉज लाइक ए रॉक, बिकॉज वो घर संभाल करके देखती थी तो हम आगे काम करते थे, कोई टेंशन ही नहीं होती थी बच्चों की या पेरेंट्स की एंड ऑल. और बच्चे भी उन्होंने इसे अच्छे किए कि आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आई हैव द चिल्ड्रन विच आर, आई कैन से दैट दे आर वन ऑफ द बेस्ट, राइट. वाओ. सो दैट इज, या. और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरी लाइन में नहीं है, उन्होंने जहां भी वो खड़े हुए हैं आज, दोनों बच्चे मेरे, वो अपने आप से खड़े हुए हैं.
तो उसके मैं श्रेय देता हूं कि मेरी वाइफ ने उनको एक आत्मनिर्भर की बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उनको आत्मनिर्भर बनाया, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बनाया। बनाए। हाँ, आत्मनिर्भर बनाया, और ये जो है आत्मनिर्भर हुए और अपनी अपनी लाइन उन्होंने खुद चूज की और उस लाइन में काफी आगे बढ़े। तो दैट इज अनदर गुड थिंग विच इज देयर। तो सहारा नहीं लिया, नहीं तो सहारा ले सकते थे, सहारा जिस पोजीशन पे था मैं सहारा ले सकते थे, सहारा नहीं लिया। वाओ, आई थिंक इसकी एक अलग ही खुशी होती है जब ऐसे ऑटोनॉमी दिखती है आपको अपने किड्स में, सो इट्स सच अ ग्रेट मोमेंट। अच्छा सर, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि पॉजिटिव्स को कुछ देखना चाहिए, अपने ग्रेटिट्यूड्स को देखना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए सॉरी, और पॉजिटिव्स को देखना चाहिए। आज का जो टाइम चल रहा है, ये जो एक बदलाव आया हमारे दुनिया में मार्च 24 2020 को, और उसके बाद लगभग 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, फिर से वापस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 आ गई। फिर से समाज जो धीमे धीमे हमारा बिजनेस और हमारा व्यापार थोड़ा उठ रहा था, हम थोड़ा खड़ा होना चाह रहे थे, फिर से सब कुछ हिल गया, चरमरा गया है। काफ़ी मनोबल लोगों का गिर गया है, काफ़ी लोगों में एक सैडनेस भी है, एंगर भी है, बहुत सारे इमोशंस अलग अलग हैं। तो ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे अगर आप सुनने वालों को? तो आई वुड लाइक टू। देखिए, दो चीज है, आपकी बात तो पूरी सही है कि लोग जो है काफी डिमोरलाइज हुए हैं, मेंटल हेल्थ में काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं, दैट इज देयर, एंड बिकॉज एवरीवेयर पीपल दे टॉक अबाउट दिस थिंग। मैं भी जैसा कि कहीं भी बात करते हैं तो भाई तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, कितना क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके अलावा जो चीज, इस चीज को अगर ना सबको मालूम है कोरोना चल रहा है, पीपल आर नॉट गेटिंग द थिंग्स, एवरीवेयर द प्रॉब्लम इज देयर, राइट। बट अगर उसकी जगह हम कुछ और बात करें, राइट, कुछ और चीज को देखें, तो आई थिंक ये चीज हम हटा सकते हैं। अब 3 चीज मैं लेके बात करूंगा। पहली चीज ये है कि इस कोरोना ने हमें एक टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखाया। बिल्कुल। लोग हम और आप आज बात कर रहे हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम लोग बात नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मेरा शो ही नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही है क्योंकि मैं वर्चुअली करता हूँ। करेक्ट। So that's how important that is one very important thing। टेक्नोलॉजी को पहले भी टेक्नोलॉजी थी लेकिन लोग यूज नहीं करते थे, तो अब जो है लोग टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे, लोग पढ़ने लगे। पढ़ाई के इतने ज्यादा साधन सामने आ गए कि हर चीज, पहले आप कॉन्फ्रेंसेस में फ्लाई करके जाओ, कितने पैसे खर्च होते थे, फिर मिलो। अभी तो आप फिंगर टिप पे कहीं पे किसी भी जगह कोई भी चीज देकर के आप देख सकते हो, अपने में नॉलेज गेन कर सकते हो। आजकल यूडीमी से पढ़ना है तो 499 से कोर्स शुरू होते हैं, नहीं तो आपको क्लास अटेंड करने जानी पड़ती तो कम से कम 10,000 रुपए लगते हैं आपके। तो मैं वो चीज, पॉजिटिव चीज देखता हूं कि अगर आप वो देखो, जो चीज आदमी नॉलेज गेन कर सकता है, कोई भी लिटरेट आदमी नॉलेज बहुत गेन कर सकता है। क्योंकि ठीक है, काम कम हुआ, कन्फाइंड हो गया, लेकिन आज भी जिसके पास काम है, जिसके पास क्रिएटिव क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्रिएटिव क्वेश्चन अगर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बैठे बैठे काम कर सकते हैं। आईटी वाले कितना काम कर सकते हैं, so many things are can happen। तो this is the difference between there। अगर आप केवल बात करें, किसी से आप बात करो, हाँ भाई आपके यहाँ क्या हालचाल है, कोरोना कैसा चल रहा है, आपके यहाँ क्या, ये सब डिमोरलाइजिंग स्टेटमेंट है। आप ये बोलो आपने क्या सीखा, आपने क्या वो किया, क्या चीज नहीं आपने अडॉप्ट की, है ना। कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ गए, कुछ आप लर्न कर रहे हैं कि नहीं, कुछ आपने सर्टिफिकेट्स हासिल किए कि नहीं। आजकल तो देखो प्लेथरा ऑफ सर्टिफिकेट्स हैं, प्लेथरा ऑफ थिंग्स हैं, राइट। तो आप आपने जो बंडल्स ऑफ सर्टिफिकेट बनाओ, आप पढ़ाई करो, आप सीखो, नॉलेज लो, गेन करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करो। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा, आप जैसा बता रहे थे कि मैं एक ऐसा ही ऑनलाइन कॉलेज है अपग्रेड नाम का, उनके लिए एक सेशंस लेता हूँ, कम्युनिकेशन सेशन। तो जो लोग वर्किंग कम्युनिटी से हैं वो लोग ही ज्वाइन करते हैं, जिन्होंने कुछ साल काम किया। और मेरे सेशन में एक अभी पीछे मेरा हैंडलिंग इंटरव्यू का एक सेशन था कि कैसे आगे चल के इस जमाने में कैसे इंटरव्यू हैंडल करना है। तो मैं लोगों से जरा उसके पहले इंट्रोडक्शन कर रहा था और सबसे पूछ रहा था कि आप भाई 3-4 चीज़ें बताओ। मैं 3-4 चीज़ें पूछता हूँ कि नाम आप कैसे अपने आप को बुलवाना चाहोगे, जैसे आप मैं आपको प्रमोद बोलूँ या पीके बोलूँ, मतलब मैं ऐसे पूछता हूँ। सेकंड क्वेश्चन होता है कहाँ से हो, सिटी बताओ। थर्ड एक वर्ड में बताओ करते क्या, और फोर्थ बताओ किस चीज़ के लिए फेमस हो। तो ये 4 चीज़ें मैं पूछता हूँ। पूछते पूछते एक जेंटलमैन का नंबर आया, तो उन्होंने बताया कि वो एक बहुत बड़े IT कंपनी में काम करते हैं और एक्सपीरियंस है 32 साल। अब मैं बोलूं सर एक बात बताओ, मेरा है 18 साल ओवरऑल और आप 32 साल में आपको क्या पढ़ाऊं। तो वो हंसने लगे, कह रहे देखिए क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले मैंने माइंडसेट पे काम किया है।
और मैं आज आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपको सर भी बोल सकता हूँ बड़े आराम से, बड़े गर्व से। आप वही पढ़ाओ जो आप सबको पढ़ाओ। मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से सीखने आया हूँ। मैं इस टाइम को, ही वॉज डूइंग अ ग्रेजुएट मास्टर्स इन डेटा साइंस फ्रॉम अपग्रेड, तो वो कह रहे थे कि मैं सीखने आया और मैं बिल्कुल आपसे वैसे ही सीखूंगा, सारे सीख रहे हैं, ये मेरे सब कॉलेज के कलीग्स हैं। तो ये जो माइंडसेट है उनका इतना मुझे पॉजिटिव लगा, एंड ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी ब्राइट एंड वेरी कोऑपरेटिव, अंडरस्टैंडिंग, वेरी वेरी नॉलेजेबल, बट ही वाज लाइक जस्ट प्लेफुल इन बिटवीन ऑल ऑफ दैट। एक वो बहुत पॉजिटिव चीज़ लगी, जो आप कह रहे हैं कि आप बात क्या कर रहे हैं। दूसरा एक मैं किसी का वीडियो देख रहा था, वैसे मैं ज़्यादा फॉरवर्ड्स देखता नहीं हूँ क्योंकि मैं आमतौर पर सोशल मीडिया जो है मेरा लिंक्डइन तक लिमिटेड रहता हूँ, थोड़ी पॉजिटिविटी वहाँ ज़्यादा है। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड वगैरह थोड़ा ना काफ़ी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं। बट मैं किसी डॉक्टर का पॉजिटिव देख रहा था, अरे वीडियो देख रहा था, उन्होंने बोला कि देखिए कोरोना की जो लड़ाई है चल रही है वो किसकी है, वो कोरोना वायरस की है और आपकी इम्यूनिटी की है। हम लोग बस देखने वाले हैं, जैसे होता है ना दो फाइटर फाइट करते हैं रिंग में और आप यू आर ऑल वॉचिंग इट। तो कह रहे हैं कि आपको इतना, आप उसका कुछ कर तो पाओगे नहीं, क्या कर सकते हो आप अपनी इम्यूनिटी को हेल्प कर सकते हो कि भाई तुम थोड़ी और पावरफुल हो जाओ। और पावरफुल होने के लिए पॉजिटिव थॉट्स का होना, हंसना बहुत जरूरी है। आप दिन में कितनी बार हंसे, आपने क्या क्या जोक कहा या क्या सुना या क्या वीडियो देखा ऐसा जो आप हंसोगे अपने आप वो बूस्ट। और सब जानते हैं, सब कहते हैं, पर कहीं ना कहीं लोग डर गए हैं कि यार ये कहीं घर के अंदर घुस ना गए, घुस गया तो कुछ कर ना दे। हंसते रहें, खुश रहें। आज मेरे ख्याल से जो आपने कहा है बात माने, मस्त तो रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो। हाँ, मस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो, बिल्कुल सही बोला। हाँ, तो अपने आप इम्यूनिटी बढ़ेगी। अच्छी अच्छी बातें करो, हंसो करो, तो इम्यूनिटी तो बढ़ेगी। अदरवाइज क्या आगे आप हमेशा डल रहोगे, माइंड भी, सी इट इज ऑल कम्स फ्रॉम हियर, राइट। सो इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, एवरीथिंग इज स्ट्रांग, दैट्स व्हाट वी से, राइट। मैंने आपको बताऊं, मैंने अभी जो है पिछले साल जब ये कोरोना हुआ था, मैंने 24 इंटरनेशनल कोर्सेज किए हैं। वाओ। हाँ, दैट इज ऑल फ्रॉम द लीडिंग यूनिवर्सिटी। डीकन यूनिवर्सिटी से किया, मैनचेस्टर से किया मैंने, मिशिगन से किया, राइट, कॉलेज ऑफ लॉ से किया, एक्सेंचर से किया। तो मैंने किया ये 24 कोर्सेज किए, तो इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। बट मैंने कहा कि चलो कंटिन्यू पढ़ते हैं यार, पढ़ाई कर सकते हैं, जब बैठे हुए हैं तो क्या वह काम भी करेंगे और ये भी करेंगे। तो वहां पे अपने को डाइवर्ट करके वो सब चीजें अपने लेकर के आए। इसी का तो टाइम नहीं मिल रहा था। आधी जिंदगी तो हमारी ट्रैफिक में बीत जाया करती थी। जी। बाहर निकले, ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, अब देखिए घर में है तो इतना टाइम मिल रहा है, एंड यूजिंग पॉजिटिव यूज ऑफ द टाइम। तो सर क्या आज, तो सर अभी आजकल क्या आप कर रहे हैं, कैसे आप, मैं देखता हूँ काफी आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, आपके बहुत सारे अच्छे वीडियोस आते रहते हैं। सो व्हाट इज योर गेम फॉरवर्ड, व्हाट आर यू? तो मेरा देखिए गेम फॉरवर्ड ये है कि वॉट एवर द लर्निंग विच आई हैड इन 39 years ऑफ दिस थिंग, so I want to give back to the young professionals and many of the people. It's not only the young professional, काफी लोग हैं जिनको की चाहिए। तो क्या कम्युनिकेशन होता है, व्हाट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज लीडरशिप क्वालिटी। लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, मैं बोलता हूं कि सेल्फ मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे का टाइम है, हमारे पास भी 24 घंटे का टाइम है, बट हाउ यू मैनेज इट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो मैनेज योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी ओके। Then what is the difference between the IQ, EQ and creative quotient? What is the difference between the compassionate leadership and empathetic leadership? आज की डेट में क्या चाहिए? So ये सब चीजें जो नई नई चीज, अभी इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो सीरीज आएगी सर्वेंट लीडरशिप पे। वाओ। हाँ, तो अभी मेरी जो चल रही है वो कंपैशनेट वर्सेस एम्पैथेटिक लीडरशिप पे, नेक्स्ट है सर्वेंट लीडरशिप पे। So ऐसे छोटे छोटे जो है 3 मिनट के वीडियोस आते हैं जिससे कि जनरल पब्लिक को समझ में आए और उनको लगे, जिससे कि कुछ वो लेकर के ग्रैब करें। And at the same time, I am giving lot many my lectures in many colleges और different universities में देता हूँ मैं, on the leadership के ऊपर, communication के ऊपर, emotional ability के ऊपर, resilience के ऊपर, which is very important आज के दिन। तो all these things at the same time मैं खुद की पढ़ाई करता रहता हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो मैं जब भी कहीं भी कोई होता है तो I always try to devote 1 hour of my time to learn new things। वंडरफुल। आई थिंक आपने जो वो शुरुआत करी थी बहुत सालों पहले, जब आप दूसरों को फॉलो किया आपने, जो आप बेटर कर रहे थे और वहाँ से सीखना शुरू किया, जो वो जिज्ञासा थी, जो क्यूरियोसिटी थी, आई थिंक वही आपके साथ चल रही है और उसको लेके आप सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। ग्रेट इनिशिएटिव सर। आई थिंक आपकी बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है और आपको ऐसे ही हम फॉलो करते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपको सर को फॉलो करना है तो मैं प्रमोद जी का लिंक, उनका लिंक्डइन हैंडल यहीं पे नीचे पोस्ट करूंगा और आप प्लीज़
फॉलो हिम और इंस्पायर होइए इनसे, ही इज़ अ ग्रेट लीडर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस शो प्रमोद जी, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, आई रियली लव्ड इट। थैंक यू नॉट बिलीव, बिकॉज मैंने लिंक्डइन शुरू किया था जून में, और जी। अभी 30,000 जो फॉलोअर्स होते हैं वो मेरे हो गए। तो दैट इज द थिंग विच आई ऑलवेज ट्राई टू स्प्रेड द थिंग्स अक्रॉस, लर्निंग अक्रॉस। So that is the thing which is there, which is in my mind. You get more when you start giving, and that's the Yes. mantra. Yeah. Right. Great. Thank you so much for your time, sir. Namaskar. Thank you, Arvind. Thank you so much, sir.